में हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी, देखो सेक्शन सी या खंड स जो है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कितने अंक का है? 3 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का है भाई? 3 मार्क्स का है, यानी 3 अंक का एक प्रश्न है यहाँ पर। और इन सभी प्रश्नों में क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यानी इन सभी 3 क्वेश्चन के स्थान पर आपको पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उन 6 में से आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन में मिलेंगे अथवा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। निम्नलिखित के कार्य लिखिए। कार्य लिखिए, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? एक तो इसमें पीत पिंड, पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम, पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम। एक है हमारे पास अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम, अग्रपिंडक या एक्रोसोम, अग्रपिंडक। ठीक है, और एक है इसमें पार्ट जो है इसका झालर या फिम्बरी, झालर या फिम्बरी। अब देखो इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न है ये, तीनों में एक एक अंक के मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ल्यूटियम, कॉर्पस लूटियम है, लूटियम, ल्यूटियम। ठीक है, अब देखो इसमें पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? तो अंडाशय में जब अंडजनन प्रक्रिया संपन्न होती है उस दौरान क्या होता है कि मतलब सामान्यतः जब तृतीयक पुटिका या ग्राफियन पुटिका अंडाशय की सतह पर आकर पड़ती है, यानी रज चक्र के 14वें दिन, रज चक्र के 14वें दिन एलएच सर्ज के कारण, एलएच सर्ज के कारण। ठीक है, और ग्राफियन पुटिका अंडाशय सतह पर आकर फट गई और सेकेंडरी oocyte अंडाशय से निकलकर कहां चली गई? अंडवाहिनी में। तो उसके बाद जो अंडाशय में फटी हुई ग्राफियन पुटिका है, ठीक है, उस फटी हुई ग्राफियन पुटिका में ल्यूटिन कण जम जाते हैं और उन ल्यूटिन कण के जमने से ये ग्राफियन पुटिका हल्के पीले रंग की संरचना यानी सघन ठोस पीले रंग की संरचना बदल जाती है। उसे क्या बोलते हैं? पीतपिंड बोलते हैं। और पीतपिंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेनली स्राव करती है। ठीक है, कम मात्रा में एस्ट्रोजन भी छोड़ती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में छोड़ती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो पीतपिंड क्या है? तो आप लिखेंगे कि अंडोत्सर्जन के बाद, अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन के बाद, अंडोत्सर्जन के बाद फटी हुई ग्राफियन पुटिका में, फटी हुई ग्राफियन पुटिका में, फटी हुई ग्राफियन पुटिका या तृतीयक पुटिका में ल्यूटिन कण जम जाते हैं। ल्यूटिन कण, ल्यूटिन कण जमा हो जाते हैं। ल्यूटिन कण जमा होने से, जमा होने से बनी सघन पीले रंग की संरचना, सघन पीले रंग की संरचना, सघन पीले रंग की संरचना, यानी अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय में फटी हुई ग्राफियन पुटिका में। ठीक है, यानी यहां आप लिख सकते हैं अंडाशय में, अंडाशय में, अंडाशय में तो बनेगी है ना। तो अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय में फटी हुई ग्राफियन पुटिका में, फटी हुई ग्राफियन पुटिका, यहां फटी हुई ग्राफियन पुटिका में ल्यूटिन कण जमा होने से बनी सघन पीले रंग की संरचना
पीत पिंड कहलाती है, पीत पिंड कहलाती है, ठीक है, पीत पिंड कहलाती है। अब इसमें अगला पॉइंट और लिखेंगे आप, नेक्स्ट लाइन से लिख देना हम तो, ठीक है। अब देखो पीत पिंड जो है, पीत पिंड, पीत पिंड अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है ना, पीत पिंड के बारे में। यानी अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय में फटी हुई ग्राफिक गुटिका में ल्यूटीन कण जमा होने से बनी सघन पीले रंग की या ठोस पीले रंग की जो संरचना है उसे पीत पिंड कहते हैं। पीत पिंड अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो, निषेचन नहीं हो तो फिर पीत पिंड जो है ना वो नष्ट हो जाता है, उसके स्थान पर क्या बन जाता है, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, दोबारा से आर्त अवस्था आ जाती है मादा में, ठीक है। फिर आप 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे बी, अग्रपिंडक या एक्रोसोम, अग्रपिंडक या एक्रोसोम, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, ठीक है, इसके कार्य लिखने हैं मेनली अपने को ना, निम्नलिखित के कार्य लिखो, तो इनके बारे में संरचना बता दो, क्या काम करती है वो लिख दो, ठीक है। तो अग्रपिंडक या एक्रोसोम क्या है, तो आप बताएंगे कि जो नर युग्मक शुक्राणु के केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना, ठीक है, नर युग्मक या शुक्राणु के केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहलाती है, एक्रोसोम कहलाती है, ठीक है। यानी एक्रोसोम या अग्रपिंडक क्या, नर युग्मक के शुक्राणु के केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना है, ठीक है। यह कैसा होता है, यह लाइसोजाइम प्रकृति का होता है, लाइसोजाइम प्रकृति का होता है तथा इसका निर्माण स्पर्मेटिड के गोल्जी काय से होता है, स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडी से होता है, इतना लिख देना आपको, ठीक है। नर युग्मक या शुक्राणु के केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम कहलाती है। यह लाइसोजाइम प्रकृति का होता है, इसका निर्माण किससे होता है, स्पर्मेटिड के गोल्जिका से होता है, ठीक है। फिर बात आती है इसका कार्य, तो यह लाइसोजाइम प्रकृति का है ना, ठीक है। तो इसमें अंडावरण को भेदने वाले पाचक एंजाइम्स जैसे है ना, ब्रैकेट में हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, एक्रोसिन पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, अंडावरण को भेदने का कार्य करते हैं, जो निषेचन में सहायता करते हैं, निषेचन में
सहायता करते हैं। ये इसका कार्य भी हो गया। ठीक है, तो आप इसका मतलब इसके बारे में बताएं, इसका कार्य लिखते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो थर्ड पॉइंट है अपना, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, झालर या फिमरी। ठीक है, तो झालर या फिमरी क्या होती है। ठीक है, देखो झालर या फिमरी का मतलब होता है कि जो अंडवाहिनी होती है ना, अंडवाहिनी, देखो अंडवाहिनी, मादा अंडवाहिनी जो उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, अपनी क्लास के अंदर भी हमने इस चर्चा की थी। ठीक है, तो देखो सी, झालर या फिमरी, झालर या फिमरी। ठीक है, झालर या फिमरी, तो इसके बारे में मतलब 2 लाइन छोड़ोगे फिर ये लिखोगे हेडिंग। ठीक है, तो झालर या फिमरी आप लिखोगे पहले हेडिंग, तो ये आप क्या बताओगे कि अंडवाहिनी का जो अग्र, अंडवाहिनी का अग्र, अंडवाहिनी का अग्र कीटनुमा भाग पर अंडाशयों के समीप अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी के अग्र कीपनुमा भाग पर, अंडवाहिनी के अग्र कीपनुमा भाग पर अंडाशयों के समीप अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें झालर कहते हैं, जिन्हें झालर या फिमरी कहते हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है, तो इसका कार्य आप अगले लाइन से लिख देंगे। तो यह अंडोत्सर्जन के समय अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को यानी अंडाणु तो बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte होती है वैसे वास्तव में तो अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ओस्टियम या अंडवाहिनी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, या अंडवाहिनी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो फिमरी या झालर क्या कार्य करते हैं, तो ये अंडोत्सर्जन के समय अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ओस्टियम या अंडवाहिनी पहुंचाने का, देखो इनफंडिबुलम वाला पार्ट था अंडवाहिनी का, तो इनफंडिबुलम वाले पार्ट में आपने ध्यान दिया हो तो 2 भाग हैं, फिमरी और ओस्टियम। तो फिमरी क्या करती है, अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को लेगी और कहां पहुंचाएगी, ओस्टियम में, यानी अंडवाहिनी पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये इनके कार्य हो गए। फिर इसी का जो ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन वाला जो पार्ट है अपना, ऑप्शन, ठीक है भाई, ऑप्शन मिल रहे हैं सबके पास। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है और 18 है, तो इनके अंदर हमें सब में क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो क्या है, देखो इसका अथवा वाला प्रश्न है, वो भी इसी चैप्टर से आना है। देखो अथवा वाला प्रश्न सामान्यतः है ये होता ही है कि भाई जो प्रश्न जिस चैप्टर में है उसी चैप्टर से वो अथवा वाला प्रश्न भी दिया जाता है। ठीक है, तो अथवा वाला जो प्रश्न है वो भी मतलब जनरल वाले चैप्टर, मानव जनरल वाले चैप्टर से ही होगा। ठीक है ना, तो मानव जनरल वाले चैप्टर में अथवा वाला प्रश्न 16 का क्या होगा, देखो तो इसमें 16 का ही है अथवा वाला। ठीक है ना, यानी अथवा में क्या होता है, इसमें ये प्रश्न देखो अथवा वाला। ठीक है, 16 का देखो, इसमें 16 का जो प्रश्न है वो अंडजनन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अंडजनन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब ये प्रश्न है, ठीक है, 16 का है, अथवा वाला है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे।
अंडजनन हेडिंग डालेंगे oogenesis, ठीक है, oogenesis या अंडजनन क्या डालेंगे आप भाई, हेडिंग डालेंगे इसमें सबसे पहले तो। और हेडिंग डालने के बाद क्या करना होता है, हेडिंग जिस लाइन में डाली है उससे जस्ट आगे वाली जो लाइन है उसमें जहां हेडिंग खत्म हो गई ना पहले वाली लाइन में, उसे आगे वाला लाइन में वहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि मादा अंडाशय में, मादा अंडाशय की, मादा अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाएं, जनन उपकला कोशिकाओं में स्थित आदि जनन कोशिकाएं, आदि जनन कोशिकाएं, ठीक है ना। ये देखो, मादा अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं में स्थित आदि जनन कोशिकाएं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पीजीसी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप इसमें, पीजीसी, ठीक है, आदि जनन कोशिकाएं समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री तथा अर्धसूत्री यानी माइटोसिस एंड मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मक यानी अंडाणु, ओवम, ठीक है। मादा अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं में स्थित आदि जनन कोशिकाएं समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मादा युग्मक का निर्माण करने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, ठीक है, अंडजनन कहलाती है। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब इसमें लिख देगा एक्सप्लेन इट, यानी इसको आप एक्सप्लेन करें, ठीक है, व्हाट इज oogenesis एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप व्याख्या करेंगे फिर इसकी, ठीक है। तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप इसमें। अब देखो, अंडजनन की जो व्याख्या है हम बात करें तो एक तो इसकी आरेख द्वारा व्याख्या कर सकते हैं आप कि अंडजनन क्रिया में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो या एक तो आप आरेख द्वारा बता सकते हैं इसको, एक आप अंडाशय में अंडजनन कैसे हुआ तो वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं अपनी क्लास YouTube की जो क्लास थी उसके अंदर भी हमने इसकी व्याख्या की थी अंडजनन की, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अंडजनन प्रक्रिया में 3 प्रावस्थाएं या अंडजनन प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। अंडजनन प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है, ठीक है। फर्स्ट प्रावस्था इसमें आप लिखेंगे गुणन प्रावस्था, ठीक है ना। या तो अपने YouTube वाली क्लास है उसको देख लेना, ठीक है, इसमें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। दूसरी जो प्रावस्था है वो है इसमें वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज, ठीक है। और तीसरी जो प्रावस्था है वो है इसकी परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है, यानी मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो ये अंडजनन की जो अंडजनन प्रक्रिया होती है प्रावस्था में संपन्न होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। फिर गुणन प्रावस्था में आप लिखेंगे कि इस प्रावस्था में जनन उपकला कोशिकाओं में स्थित पीजीसी क्या करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा ऊगोनिया का निर्माण करती है। तो आप इसके सामने हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि इस प्रावस्था में, ठीक है, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम यानी अलग से आप हेडिंग डालेंगे,
ठीक है, प्रावस्था का नाम लिखें, फिर अलग से हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें जर्मिनल एपिथेलियम में स्थित पीजीसी समसूत्री विभाजन करके द्विगुणित उगोनिया का निर्माण करती हैं, द्विगुणित उगोनिया का निर्माण करती हैं। अब ये द्विगुणित उगोनिया का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, ये बन गई। अब ये जो प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, ये सामान्यतः मादा की भ्रूणीय अवस्था में पूरी रहती है, यानी मादा में उगोनिया बने रहते हैं जन्म के समय भी, ठीक है, अंडाशयों के अंदर। हमने बात की थी कि इनकी संख्या लगभग लाखों के करीब होती है जब जन्म लेती है मादा, और किशोरावस्था तक आते आते इनकी संख्या 60 से 80 ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं पूरी बात, है ना। इसमें मतलब इस प्रावस्था में जर्मिनल एपिथेलियम में स्थित पीजीसी समसूत्री विभाजन करके 2n उगोनिया का निर्माण करती है। यह प्रावस्था मादा की भ्रूणीय अवस्था में संपन्न हो जाती है, ठीक है। इस प्रावस्था के दौरान अनेक सारे उगोनिया बन जाते हैं भ्रूणीय अवस्था में ही, और जो मादा के जन्म के समय भी दोनों अंडाशयों में लाखों की संख्या में होते हैं, परंतु किशोरावस्था तक आते आते इनकी संख्या 60 से 80 ज्यादा जाती है, ठीक है। तो उगोनिया लगातार क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। भाई जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक आए, ठीक है, 12 से 13 वर्ष तक आए, ठीक है। तो उगोनिया जो नष्ट हो रहे हैं, फोलिकल सेल जो नष्ट हो रही हैं, उनको बोलते हैं फोलिकल एट्रेशिया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखोगे, देखो इस प्रावस्था में इसमें उगोनिया क्या करती है, उगोनिया द्विगुणित उगोनिया, ठीक है, अपने आकार, अपने केंद्रकीय व कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि करती है, ठीक है। आप सिर्फ इनको आप लिखना है, ठीक है। यानी इस प्रावस्था में क्या होती है, उगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे इसमें उगोनिया 2n उगोनिया अपने केंद्र की और कोशिकीय पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करती है, तथा प्राइमरी oocyte के अंदर बदल जाती है, प्राइमरी oocyte में बदल जाती है, ठीक है। इसी प्रावस्था में क्या होता है, आप इसमें लिख सकते हैं कि इसी प्रावस्था में पित्तक का निर्माण भी हो जाता है, पित्तक निर्माण भी होता है। यानी पित्तक एक पोषक पदार्थ है भाई, इसका निर्माण भी वृद्धि प्रावस्था में ही होता है, ठीक है। तो आप ये सब बातें इसमें लिख सकते हैं। फिर आती है इसकी परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। तो ये जो परिपक्वन प्रावस्था है ये किशोरावस्था में आकर, यानी ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है किशोरावस्था में, एफएसएस मिलते ही, ठीक है। तो परिपक्वन प्रावस्था किशोरावस्था बाद में, यानी किशोरावस्था में ही होनी है। तो आप क्या लिखेंगे, इस प्रावस्था में या इसमें जो प्राइमरी oocyte होती है ना, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte जो कि द्विगुणित है ना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है, सेकेंडरी oocyte अगुणित सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है, तथा ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड, यहां तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, ठीक है, ये है मियोसिस सेकंड द्वारा एक ओवम अंडाणु तथा 3 ध्रुवकाय बन जाते हैं, पोलर बॉडी बन जाते हैं, ध्रुवकाय बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कहें कि अंडजनन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रावस्थाओं में संपन्न हो जाती है। देखो पोलर बॉडी का बनना, मैं दोबारा बता रहा हूं, अंडजनन की व्याख्या के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं और मानव मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो अंडाशय हमने पढ़ा था, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, उसमें अंडजनन की प्रक्रिया पढ़ी है हमने, ठीक है, बिल्कुल आरेख बनाकर। यहाँ आरेख नहीं पूछा आपसे, सिर्फ व्याख्या पूछी है, तो आप एक्सप्लेनेशन वहां से ले लें या फिर आप इनके अंतर्गत समझा दें, ठीक है। यानी भाई व्याख्या करनी है आपको अंडजनन की, ऐसे कर दो, ठीक है, या उस जो डायग्राम के अंतर्गत हमने जो व्याख्या की थी, ठीक है, वो बता दो, ठीक है। तो इसमें देखो परिपक्वन प्रावस्था में क्या होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं। यानी इस प्रावस्था में प्राइमरी oocyte जो 2n बन चुकी थी
वो अल्पसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा सेकेंडरी oocyte बदल जाती है, एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है भाई, एक कोशिका दो कोशिका बढ़ जाती है। फिर ये क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकंड करेगी। जब इसमें शुक्राणु एंट्री करेगा, यानी मियोसिस सेकंड सामान्यतः कहां होता है, आपको ध्यान हो तो ये मियोसिस सेकंड अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, यानी मैंने बताया था उस समय कि अंडवाहिनी में होता है मियोसिस सेकंड, न कि अंडाशय में। अंडाशय में तो मियोसिस फर्स्ट ही होता है बस। ठीक है, अंडवाहिनी में जैसे इसको स्पर्म एंट्री करता है तो इसमें स्टिमुलेट उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप ये मियोसिस सेकंड करता है। अगर स्पर्म एंट्री ना करे तो नहीं होंगे, सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकल जाएगी आर्तव चक्र के साथ में। ठीक है, यानी उस समय सेकेंडरी oocyte ही रहती है। आर्तव चक्र में जो अंडाणु निकलता है, अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु नहीं होता, वो अनिषेचित सेकेंडरी oocyte ही होती है वास्तव में। ठीक है, तो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ही उसमें एंट्री होगी ना, तभी ये मियोसिस सेकंड होगा, एक उद्दीपन मिलता है और उसी के फलस्वरूप एक ओवम मिलता है और 3 ध्रुवकाय। अब देखो ध्रुवकाय डिवाइडेड मतलब फर्स्ट जो पोलर बॉडी बनती है सेकेंडरी oocyte के साथ में, वो डिवीजन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, अब वो कर लेती है तो 3 ध्रुवकाय बन जाते हैं। तो ये अंडजनन की व्याख्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारा अंडजनन, ठीक है, और इसकी व्याख्या हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। या इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, है ना, अथवा और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें है, फर्स्ट तो है छद्मावरण, कैमोफ्लेज, छद्मावरण, और सेकंड है इसमें परजीविता, पैरासिटिज्म। ठीक है, यानी एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। या फिर इसमें है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, कैमोफ्लेज एंड पैरासिटिज्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है और अथवा वाला क्वेश्चन दोनों एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं। अब अथवा में आपको एक प्रश्न करना होगा भाई, जो ऑप्शन के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको एक ही करना होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ अपन किसी एक क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसका आंसर करना अपने को। ठीक है, तो आंसर नंबर 17, भाई आप क्वेश्चन नंबर तो लिखेंगे नहीं, है ना, अपने जो आंसर शीट है उसके अंदर तो आंसर लिखेंगे। तो आंसर नंबर 17, समष्टि की कोई 3 विशेषताएं, यानी आप हेडिंग क्या डालेंगे कि समष्टि की 3 विशेषताएं निम्न हैं। समष्टि की 3 विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, निम्न है। अब इसमें समष्टि की 3 विशेषताएं निम्न है, ये आपने हेडिंग डाल दी। फर्स्ट लिखेंगे आप समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकंड लिखेंगे आप जन्म दर एवं मृत्यु दर, यानी बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। थर्ड लिखेंगे आप चाहे तो सेक्स रेशियो लिख दो, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, या फिर ये न लिखो तो आप आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण, ये लिख दो। ठीक है, यानी
हम 3 विशेषताओं का बात करेंगे। यहाँ पर हम 4 विशेषताएं लिख चुके हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 3 विशेषताएं लिखनी है। अब पहली बात आती है समष्टि घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? तो यहां देखें अपन, फर्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि भाई यहाँ मतलब 4 टॉपिक डाल दिए तो फिर उसके बाद में यहाँ इसके सामने लिख दिए, ठीक है। आपको अलग से एक लाइन छोड़कर लिखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व है, तो इसकी परिभाषा लिखोगे आप पहले तो। अब देखो समष्टि घनत्व क्या होता है? घनत्व है, जैसे मान लो मैं कहूं कि एक ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा गांव ग्रामीण क्षेत्र। अब उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खेत खलिहान है वो भी हैं, ठीक है, और एक गांव वाला क्षेत्र भी है, गांव जहां मार्केट है, ठीक है। अब अपन देखें कि जनसंख्या तो खेत खलिहानों में ज्यादा है, जनसंख्या गांव जो अपना मार्केट वाला पार्ट है उसमें जनसंख्या कम है, खेत खलिहानों में जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन समष्टि घनत्व ज्यादा कहां का हुआ? उस गांव वाले क्षेत्र का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो निवास करने वाले जीव हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो समष्टि घनत्व को अपन डिफाइन करें अगर मान लो, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, वैसे आपको हेडिंग डालने के बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसी की यहां से लिखना होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले सजीवों की संख्या, पाए जाने वाले सजीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है, समष्टि घनत्व कहलाती है, ठीक है, या कहलाता है, कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय पर, ठीक है, यह योग अपन प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक निश्चित समय में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है? यह क्या कहलाता है? समष्टि घनत्व कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू एन अपॉन एस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू एन अपॉन एस। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सजीवों की संख्या है, और एस यहाँ पर क्या है? मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले सजीवों की संख्या। एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एन का मतलब हो गया एक इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले सजीवों की संख्या, सजीवों की संख्या, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पर? ठीक है, एक निश्चित क्षेत्रफल में, यानी निश्चित क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीव, यानी निश्चित क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीव, पाए जाने वाले जीव क्या होते हैं? एस, यानी सरफेस, एक तरह से क्षेत्र है एक निश्चित, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम कहें कि जैसलमेर क्षेत्र की बात करें मान लो, या बाड़मेर क्षेत्र की बात करें, और जयपुर क्षेत्र की बात करें अपन, ठीक है, तो जैसलमेर का वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल एरिया वो ज्यादा है जयपुर की तुलना में, ठीक है। अब वहां पर समष्टि घनत्व क्या है? कम, लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। यानी उस एक निश्चित क्षेत्रफल में जितने जीव रहते हैं उनकी तुलना में उतने ही वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो जयपुर वाला पार्ट है उसके अंदर जीवों की संख्या क्या है? ज्यादा। तो समष्टि घनत्व कहाँ होगी? ज्यादा। यानी यहाँ पर एरिया से एक निश्चित एरिया में जो जीव निवास करते हैं उनकी संख्या है, ठीक है। तो समष्टि घनत्व एक मतलब मूलभूत लक्षण माना गया है समष्टि का, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ठीक है, समष्टि का एक विशेष, समष्टि का मूलभूत लक्षण माना गया है, मूलभूत लक्षण माना गया है, लक्षण माना गया है, ठीक है ना।
इसके बारे में और भी लिख सकते हैं आप, उदाहरणार्थ या एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, है ना, किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में आप इसमें बारे में लिख सकते हैं। फिर आती है इसमें नंबर 2 विशेषता है जन्म दर और मृत्यु दर। तो बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। देखो नंबर दो में आप लिखेंगे जन्म दर एवं मृत्यु दर, या बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। अब ये आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होंगी। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? तो जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाली संततियों की संख्या। 1000 मतलब 1000, या अपन इसकी बर्थ रेट की जो परिभाषा है वो आसानी से लिख सकते हैं कि मतलब प्रति हजार वेष्टियों पर एक वर्ष में नए जन्म लेने वाले जन्म लेने वाली संततियों की संख्या क्या कहलाती है? बर्थ रेट कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर 1000 है, एक साल में मान लो वहां पर 20 बच्चे जन्म लेते हैं, तो अब संख्या एक साल बाद में कितनी होगी? 1020 हो गई। ठीक है, यहाँ जन्म दर की बात चल रही है। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, मतलब 1000 व्यक्तियों पर कितने नए वेस्टियां जन्म ले रही हैं। ठीक है ना, तो जो वेस्टियां जन्म ले रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जन्म दर। ठीक है, यानी जन्म दर। ठीक है, प्रति 1000 वेष्टियों पर या पुरुषों पर या मतलब जीवों पर एक वर्ष में नए जन्म लेने वाली संततियों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। जन्म दर कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो 20 बच्चे जन्म लेते हैं 1000 पर, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? 20 मतलब एक तरह से 20 थोड़ी हो गई इसकी रेट, ठीक है, इनटू 100, तो हम क्या बोलेंगे? लगभग मान लो 2% हो गई इसकी। ठीक है ना। फिर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर की डेफिनेशन भी जो इसके ऑपोजिट ही है। यहां पर तो क्या है? जन्म लेने वाली, ठीक है, वहां पर क्या होगी? मरने वाली, यानी जीवों की संख्या। यहां पर क्या होगी? जन्म लेने वाली संततियों की संख्या, और वहां पर क्या हो जाएगा? मरने वाले जीवों की संख्या। यानी प्रति 1000 वेष्टियों पर एक वर्ष में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यानी आपको चेंज क्या करने हैं? यहाँ पर 2 शब्द चेंज करने हैं। एक तो यहाँ पर जन्म लेने वाली संततियां, इसको चेंज करके लिखोगे मरने वाले जीवों। ठीक है, फिर यहाँ जन्म दर, वहां मृत्यु दर। ठीक है, जैसे मान लो 1000 पुरुषों पर एक वर्ष में मान लो 5 व्यक्ति मर गए। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि 5 व्यक्ति मर गए हैं, तो ये क्या है? इसकी मृत्यु दर है। ठीक है ना। तो बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट ये दोनों हो गए। फिर आती है बात सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो, ठीक है, नंबर 3। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि किसी समष्टि के अंदर 1000 पुरुषों पर मिलने वाली मादा संख्या या मादा जो जीव हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहलाता है। जैसे मान लो कई बार हम बोलते हैं कि भाई झुंझुनू का जो लिंग अनुपात है वो 963 है। इसका मतलब 963 किसकी संख्या दर्शा रहा है? वो उसकी संख्या दर्शा रहा है कि 1000 जो पुरुष हैं उन पर क्या है? मतलब मादाओं की संख्या। तो सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात। ठीक है, यानी इसमें भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भी समष्टि का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है, लक्षण माना गया है। इसमें क्या होता है कि जब 1000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। लिंग अनुपात कहलाती है। ठीक है, लिंग अनुपात कहलाती है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि यहां पर कि मान लो
किसी क्षेत्र विशेष का मान लो 1000 पुरुषों पर 1000 पर मान लो 900 महिलाएं हैं, 900 महिलाएं हैं, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा 900, यानी लिंग अनुपात कितना है 1000 अनुपात 900, यानी 10:9, ठीक है ना, 10:9 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका लिंग अनुपात हो जाता है। तो यानी सेक्स रेशियो का मतलब है समष्टि का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जितनी महिलाएं हैं, अगर मान लो ज्यादा है संख्या में, जैसे केरल वगैरह है, केरल स्टेट की हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा है महिलाओं की संख्या, तो वहां का लिंग अनुपात ज्यादा माना जाएगा। जहां पर लिंग अनुपात कम है महिलाओं की संख्या, तो वहां का लिंग अनुपात क्या होगा, कम। तो समष्टि का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। ऐसे ही आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण भी एक महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी हालांकि आपको 3 ही करनी है विशेषताएं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी देखो आपने 3 प्रकार के पिरामिड देखे होंगे इस प्रकार से, एज डिस्ट्रीब्यूशन आयु वितरण में, ठीक है। एक पिरामिड मान लो ये है, एक पिरामिड मान लो इस प्रकार से बना दिया इस पिरामिड को, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं कहूं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, बढ़ती समष्टि का, बढ़ती हुई समष्टि। अब बढ़ती हुई समष्टि कैसे है, ये तो क्या है, जन्म पूर्व जीवों की संख्या, ये क्या है, जन्मक्षम जो जन्म कर रहे हैं, और ये क्या है, जन्म, है ना, पश्च, जनन पश्च, ठीक है, या पश्च जनन प्रावस्था मान लो इसको, ठीक है, पश्च जनन, ठीक है। अब देखो इसमें जनन पूर्व है ना, जनन पूर्व, जनन पूर्व। अब देखो जो जनन नहीं कर सकते उनकी संख्या ज्यादा है, जनन कर सकते उनकी संख्या कम उनसे, और जो जनन नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, कम, ठीक है। इसका मतलब आने वाले समय में समष्टि बढ़ेगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, इस आरेख को इस प्रकार से बना दिया, ठीक है, ये मान लो इस प्रकार से मैंने आरेख बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्थिर समष्टि का स्थिर रहेगी, स्थिर समष्टि रहेगी, ठीक है। यानी एक समष्टि में पाए जाने वाले जीवों की जो आयु है, ठीक है, जैसे मान लो जनन कर सकने वाले जीव, जनन भविष्य में जनन करने वाली संततियां, और जो जनन नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर देखो जनन करने वाले और भविष्य में जनन करने वाले जीवों की संख्या क्या है, बराबर। तो आने वाले समय में समष्टि कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। अगर मान लो मैं कह दूं कि अपने पास पिरामिड इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, मान लो पिरामिड इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये लो पिरामिड, तो ये क्या हो गया भाई, घटती समष्टि, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, जनन पूर्व, जननक्षम, जनन पश्च जनन, ठीक है। यहां पर क्या जो जनन कर रहे हैं ना जीव, उनकी तुलना में फ्यूचर में या भविष्य में जो जनन करेंगे जीव, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, कम है। तो आने वाले समय में समष्टि क्या होगी, कम होगी, या जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घटती हुई समष्टि। यानी एक समष्टि विशेष में पाए जाने वाले जीवों की आयु, ठीक है, डिसाइड करती है कि समष्टि का आकार बढ़ेगा, समष्टि का आकार स्थिर होगा, या समष्टि का आकार भविष्य में कम होगा, ठीक है। तो ये फिर देखो इसमें जो है ना टिप्पणी लिखी है, इसमें छद्म आवरण है, परजीविता है। छद्म आवरण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे गिरगिट वगैरह देखे हम, गिरगिट क्या करता है, परभक्षियों से, ठीक है, या शत्रु जीवों से अपनी रक्षा करता है। जिस वातावरण में होता है उसी वातावरण के अनुसार क्या करता है, वो अपने आप को, अपनी त्वचा का रंग है वो बदल लेता है। तो ये छद्म आवरण एक तरह से एक ऐसी विधि या ऐसी सुरक्षा पद्धति मानी गई है जीवों के अंदर। परजीविता की बात करें तो परजीविता में मतलब क्या होता है, एक जीव को क्या होता है, लाभ, यानी परजीवी को लाभ होता है, और जो परपोषी होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। अब परजीविता भी दो मतलब अनेक प्रकार से बन गई, बाह्य परजीवी हैं, अंतः परजीवी हैं, अंड परजीवी हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, जैसे इसमें एक तो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन है अपना
जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें है ना मेंडल के बाद वाला जो चैप्टर वंशागतिक आणविक आधार उसके अंदर है। तो पहला तो इसमें निम्नलिखित प्रतिबंध लिखिए, इसमें दो बिंदु हैं, एक तो है प्रमोटर उन्नायक और एक है इसमें टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, ये है। दूसरा इसी का अथवा है, और यानी अथवा, ठीक है। निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए, निम्नलिखित में अंतर बताइए, निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए, अंतर बताइए। अब देखो यहां पर अंतर किस किस के बीच में बताने हैं। फर्स्ट है इसमें, एक तो है पुनरावर्ती डीएनए, पुनरावर्ती डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए एवं पुनरावर्ती डीएनए एवं दूसरा है सैटेलाइट डीएनए, अनुसंगी डीएनए, अनुसंगी डीएनए, ठीक है। एक इसमें बी वाला पार्ट रहेगा, इसमें टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक एवं कोडिंग रज्जुक, कोडिंग रज्जुक, ठीक है। और सी वाला अपना पॉइंट रहेगा इसके अंदर एमआरएनए एवं टीआरएनए, एमआरएनए एवं टीआरएनए, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें भी अपने को एक ही प्रश्न करना है, कोई एक प्रश्न कर दें आप, जो आपको अच्छा आता है वो कर दें। देखो इसमें अपन दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, पहले वाले में पहला देख लिया, इसमें दूसरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो पुनरावर्ती डीएनए और अनुसंगी डीएनए, अब देखो अंतर पूछे ना कभी भी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो आपसे अंतर पूछता है तो आप हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 18, ठीक है, और आप क्या कहेंगे फर्स्ट, 18 का फर्स्ट है ये, ठीक है, और आप हेडिंग डालेंगे पुनरावर्ती डीएनए तथा पुनरावर्ती डीएनए एवं अनुसंगी डीएनए में अंतर, अनुसंगी डीएनए में अंतर, आप ये तो हेडिंग डालेंगे पहली बात तो, ठीक है। और हेडिंग डालने के बाद आप मतलब में जो आंसर शीट है उसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे और वहां लिखेंगे, एक साइड में लिख देंगे पुनरावर्ती डीएनए, ठीक है ना, और एक साइड में लिख देंगे आप अनुसंगी डीएनए। ये जरूरी होता है, जब आपसे अंतर पूछा जाता है तो आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन के जैसे नहीं लिखें कि निबंध के जैसे लिख दिया भाई ये पुनरावर्ती डीएनए ये है, फिर अनुसंगी डीएनए ये है, उसको पता ही नहीं चलता क्या लिखा आपने, ठीक है ना। तो पुनरावर्ती डीएनए और अनुसंगी डीएनए में अंतर, तो देखो पुनरावर्ती डीएनए क्या होते हैं, पहली बात सुन लेना अच्छे से। पहला तो इसका देखो रिपीटेटिव डीएनए, रिपीट हो रही है क्या डीएनए के क्षार अनुक्रम, ठीक है। तो ऐसा डीएनए, ऐसा डीएनए अणु, ऐसा डीएनए अणु, डीएनए अणु जिसमें क्षार अनुक्रम, जिसमें क्या हो क्षार अनुक्रम पुनरावर्तित हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं पुनरावर्ती डीएनए, ठीक है। यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक जीवों में बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो गुणसूत्र होते हैं वो यूकैरियोटिक की अपेक्षा कम जटिल होते हैं, यानी यूकैरियोटिक में गुणसूत्र क्या होते हैं ज्यादा जटिल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र उनकी बात करें तो गुणसूत्र डीएनए से बने हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो गुणसूत्र उनके डीएनए की बात करें तो उनमें डीएनए में अगर मान लो क्षार अनुक्रम पुनरावर्तित हो रहे हैं, प्रतियां बन रही हैं अनुक्रम की, इसका मतलब वो क्या है पुनरावर्ती डीएनए, ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। दूसरा इसमें मतलब इसमें जो डीएनए, ये जो डीएनए होता है नंबर 2, यानी कवकों के अलावा, कवक के अलावा सभी जीवों में ये डीएनए मिलता है, ठीक है, यानी कवकों के अतिरिक्त सभी जीवों में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, पाए जाते हैं, ठीक है, कवकों के अतिरिक्त सभी जीवों में। हाँ, सभी जीवों के अंदर इसके जो जीनोम का अनुपात वो अलग अलग होता है, ये जरूर है, लेकिन मिलता सभी जीवों में, कवकों में नहीं मिलता, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो सामान्यतः क्या करते हैं, मियोसिस जब होता है ना, मियोसिस जब होता है, ठीक है, तो मियोसिस के समय क्या करते हैं भाई, ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं ना, समजात गुणसूत्र, ठीक है, उन समजात गुणसूत्रों के मध्य पेयरिंग पेयरिंग में यानी युग्मन में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, युग्मन में सहायक होते हैं ये, ठीक है। नंबर 4, ये सेल्फिश डीएनए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? सेल्फिश डीएनए कहलाते हैं भाई, सेल्फिश डीएनए कहलाते हैं ये, ठीक है। देखो पुनरावर्तित डीएनए या पुनरावर्तित रिपीटेटिव डीएनए, सीधी सी बात है कि ऐसे डीएनए अणु जिनमें क्षार अनुक्रमों की क्या हो, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन हो रहा हो, अगर नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम का, तो वो डीएनए क्या हो जाएगा, पुनरावर्ती डीएनए। दूसरा, सभी जीवों में ऐसा डीएनए पाया जाता है, हाँ सब जीवों के जीनोम के अंदर इसका अनुपात जरूर अलग अलग होता है। दूसरी बात, जब मियोसिस होता है, जब समजात गुणसूत्र बनते हैं और समजात गुणसूत्र में जीन एक्सचेंज वाली जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया में पुनरावर्ती डीएनए सहायता करते हैं। दूसरा, ये सेल्फिश डीएनए कहलाते हैं, ठीक है। अनुषंगी डीएनए क्या होता है फिर? अगर अनुषंगी डीएनए, सेटेलाइट डीएनए की बात रहे, तो देखो जब मान लो गुणसूत्रों को हम, जब मान लो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो क्रोमोसोम को अगर मान लो सीजियम क्लोराइड के घोल के अंदर अपकेंद्रित करवाएं, मान लो हम, ठीक है, जब गुणसूत्रों को हम क्या करवाएं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए को मान लो, या डीएनए से बना हुआ जो गुणसूत्र उसकी बात कर लो, मान लो, है ना। तो देखो इसमें इसका जो डीएनए अणु है, उसको जब हम सीजियम क्लोराइड के साथ मतलब अपकेंद्रण करवाते हैं, ठीक है, डीएनए को, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए को, ठीक है, यानी यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स या डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड के साथ क्या करवाते हैं भाई, अपकेंद्रण करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो क्या होता है कि डीएनए की एक तो बड़ी बैंड और एक छोटी बैंड दिखाई देती है अपने को, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन कहें कि ये डीएनए है, ये छोटी बैंड होगी और ये बड़ी बैंड होगी, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी बैंड जो दिखा रही है, ठीक है, वो छोटी बैंड क्या है, सेट डीएनए, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए, ठीक है ना। तो सैटेलाइट डीएनए, अनुषंगी डीएनए क्या होता है, ठीक है, कि डीएनए के जो मतलब अपकेंद्रण के बाद में डीएनए के जो छोटे पट्टियां दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, यानी सीजियम क्लोराइड में अपकेंद्रण के बाद डीएनए की छोटी बैंड या छोटी पट्टियां, ठीक है, सेट डीएनए कहलाती हैं, सेट यानी सैटेलाइट डीएनए कहलाती हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सेट डीएनए क्या होते हैं, सैटेलाइट डीएनए आप बताएंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड के साथ हमने अपकेंद्रण करवा दिया, मान लो, अब अपकेंद्रण साम्यावस्था पर क्या करते हैं, इनको रोक देते हैं, तो हमारे पास डीएनए की छोटी पट्टी और डीएनए की बड़ी पट्टी प्राप्त होती है। तो डीएनए की जो छोटी पट्टियां होती हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है भाई। सैटेलाइट गुणसूत्र हो गया, जिसे अपन कई बार देखो मतलब बात करते हैं कि इस प्रकार से ये मान लो सेंट्रोमियर है, ये पार्ट हो गया और फिर ये पार्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यानी सैटेलाइट गुणसूत्र बोलते हैं। तो वैसे ही सैटेलाइट डीएनए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये सामान्यतः सेट जो डीएनए होते हैं, ठीक है, ये क्या कहाँ मिलते हैं, लगभग सेंट्रोमियर के निकट पाए जाते हैं, यानी माइटोटिक गुणसूत्र में ये डीएनए जो होते हैं, ठीक है, यानी समजात गुणसूत्रों में ये डीएनए सेंट्रोमियर के निकट स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे अपन कहें ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ठीक है ना, सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ना, गुणसूत्र बिंदु, तो गुणसूत्र बिंदु के पास जो छोटा बैंड है, छोटी जो इकाई है, वो क्या है, सेट क्रोमोसोम। ऐसे ये भी क्या होता है, सेट डीएनए होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक और ये हो
कि ये विभिन्न जीवों के मतलब जीवन चक्र के अंदर ये डाइवर्जेंस या अपसारिता दर्शाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये विभिन्न जीवों में डाइवर्जेंस या अपसारिता दर्शाते हैं, अपसारिता दर्शाते हैं। यानी ये जीन मैपिंग या डीएनए मैपिंग में, अर्थात ये डीएनए मैपिंग में सहायक होते हैं। यानी जो गुणसूत्र मानचित्रण है या डीएनए मानचित्रण है उसके अंदर ये सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगला जो है ये भी क्या होते हैं भाई, ये भी क्या होते हैं, सेल्फिश डीएनए होते हैं। सेल्फिश डीएनए का मतलब होता है ऐसे डीएनए अणु जो अपने अनुक्रम विशेष के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे अनुक्रम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, स्वयं के अनुक्रम के अनुसार ही क्या करते हैं, मतलब बनते हैं। तो वो क्या होते हैं, सेल्फिश डीएनए। तो ये भी सेल्फिश डीएनए, ये भी सेल्फिश डीएनए। ठीक है, पुनरावर्ती डीएनए आप बता दोगे, रिपीटेटिव। ऐसे डीएनए जिसमें 4 अनुक्रमों की हो रही है पुनरावृत्ति, 4 अनुक्रमों की। और ऐसे डीएनए जिनमें क्या होता है, सीजियम क्लोराइड के अपकेंद्र के बाद डीएनए की छोटी बैंड मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट डीएनए। ठीक है, फिर ये कवकों के अलावा सभी जीवों में मिलते हैं। हालांकि अलग अलग जीवों के अंदर इसका जीनोम अनुपात अलग अलग होता है। और ये समजात गुणसूत्रों में डीएनए के जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है उसके पास में होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, और इसमें था म्यूसिस के समय ये क्या करते हैं, समजात गुणसूत्रों के मध्य मैपिंग में सहायता करते हैं, सॉरी पेयरिंग में, समजात गुणसूत्रों के मध्य पेयरिंग यानी जीन एक्सचेंज में सहायता करते हैं। और ये डीएनए की मैपिंग में सहायता करते हैं, यानी जीवों में क्या करते हैं, अपसारिता दर्शाते हैं। ये सेल्फिश, ये भी सेल्फिश। तो आप इस प्रकार से इनमें अंतर देख सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आता है इसमें टेम्पलेट रज्जुक या एक है कोडिंग रज्जुक। ठीक है, तो इसका भी क्या करोगे आप भाई, 3 नंबर का प्रश्न होगा ये। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करोगे, जो सेकंड वाला लिखोगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 या 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी। और 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद में आप हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, जैसे अपने इसमें हेडिंग डाली थी ना कि पुनरावर्ती डीएनए तथा अनुषंगी डीएनए में अंतर, निम्न अंतर पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही वहां पर भी क्या करोगे आप, इस सेकंड का जब आंसर लिखोगे, ठीक है, जैसे मान लो 18B में, ठीक है ना, टेम्पलेट रज्जुक एवं कोडिंग रज्जुक में अंतर, तो यहां पर भी क्या लिखोगे आप, 1 या 2 लाइन छोड़ने के उपरांत टेम्पलेट रज्जुक व कोडिंग रज्जुक में अंतर। ठीक है, देखो टेम्पलेट रज्जुक एवं कोडिंग रज्जुक में अंतर, तो ऐसे आपने हेडिंग डाली। अब यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, एक बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी आंसर शीट के, और यहां पर क्या लिखोगे, टेम्पलेट रज्जुक, टेम्पलेट स्ट्रैंड या रज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसमें क्या लिखोगे, कोडिंग रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये लिखोगे। देखो टेम्पलेट रज्जुक जो होते हैं, टेम्पलेट रज्जुक, ये रज्जुक क्या करते हैं, अनुलेखन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो ये रज्जुक अनुलेखन क्रिया में भाग लेते हैं, अनुलेखन क्रिया में भाग लेते हैं। पहली बात तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में के अंदर ये भाग लेते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग नहीं लेते। तो आप लिख सकते हैं कि ये रज्जुक ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेते, अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या है, टेम्पलेट रज्जुक, इसमें 3 days to 5 days की ओर ध्रुवता पाई जाती है, ध्रुवता प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऑपोजिट लिख देना, 5 days to 3 days ध्रुवता पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। ठीक है ना, ये लिख दो। यानी
कोडिंग रज्जु और टेम्पलेट रज्जु के अंदर आपने दो अंतर लिख दिए, पर्याप्त होते हैं इतने। ठीक है, अनुलेखन क्रिया में भाग लेने वाला क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, और कोडिंग भाग नहीं लेता अनुलेखन क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। ठीक है, फिर इसमें 3 डेज से 5 डेज की ध्रुवता होती है, उसमें 5 डेज टू 3 डेज होती है और ये अपोजिट होते हैं। फिर आता है इसमें सी वाला पार्ट। ठीक है, एमआरएनए तथा टीआरएनए में अंतर। ठीक है, तो वैसे ही जैसे 2 लाइन छोड़ी हैं पहले वाले और इस वाले के बीच में, वैसे इसके और अगले वाले के बीच में क्या करोगे आप, 2 लाइन छोड़ोगे और हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, टीआरएनए तथा एमआरएनए में अंतर। यानी यहां पर भी क्या करोगे, सी हेडिंग डालोगे, 18C। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, एमआरएनए व टीआरएनए में अंतर, टीआरएनए में अंतर ये लिखोगे। ठीक है, फिर यहां पर भी वही करना आपको। ठीक है, एमआरएनए हेडिंग डालोगे इधर, एमआरएनए, यहां हेडिंग डालोगे टीआरएनए। ठीक है, अब देखो एमआरएनए, पहली बात तो ये, इसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, उसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, संदेशवाहक इसका, और उसका स्थानांतरण आरएनए। अब देखो इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है, तथा ये सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित करते हैं। ये आपने इसका लिख दिया। एमआरएनए निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इनका निर्माण भी केंद्रक में ही होता है, केंद्रक में होता है। ठीक है, तथा ये एमिनो अम्लों को, एमिनो एसिड्स को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाते हैं, यानी ये आपने इसमें लिख दिया पहला। निर्माण दोनों का केंद्रक में ही है, इसका कार्य तो है सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में भेजना, और उसका काम है एमिनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट हो गया, सेकंड। ठीक है, एमआरएनए जो होता है, ठीक है, ये कुल आरएनए का 5 से 10% होते हैं, और ये कुल आरएनए का 10 से 15% होते हैं, 10 से 15% होते हैं। ठीक है, फिर नंबर 3, इनका आकार बड़ा होता है, और ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, टी शेप होता है, यानी क्लोवर लीफ, मेथी की पत्ती के समान। ठीक है, तो क्लोवर लीफ लाइक। ठीक है, यानी क्लोवर लीफ लाइक, जैसे मतलब भी मेथी की पत्ती जो होती है उसके समान इसका आकार होता है। ठीक है, फिर नंबर 4 अगर देखें कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो देखो इनके जो अनुक्रम होते हैं, इनके अनुक्रम, ठीक है, वो रूपांतरित नहीं हुई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इनके नाइट्रोजनी अनुक्रम या क्षार अनुक्रम, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम रूपांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हम इसमें लिखें तो इनके नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम रूपांतरित, देखो टीआरएनए पर जो एंटीकोडॉन होते हैं, ठीक है, एंटीकोडॉन किसके अपोजिट होते हैं, एमआरएनए के,
और वो एंटीकोडन क्या करते हैं, एमिनो अम्लों को बनाते हैं। इसका मतलब इसके नाइट्रोजन क्षारण क्रम क्या होते हैं बेटा, रूपांतरित होते हैं, इनके रूपांतरित नहीं होते। तो ये आपने अंतर लिखी, ठीक है। यानी आपने 3 नंबर का प्रश्न आराम से अलग अलग पार्ट के अंदर आंसर दिए, ठीक है। विस्तार से आपने बीच में लाइन खींची है, बीच में आराम से 2-2 लाइन छोड़ करके आपने अंतर लिखे हेडिंग डाल करके, तो ये शानदार काम हो जाएगा आपका। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें प्रमोटर और टीआरएनए, टीआरएनए बारे में लिख सकते हो आप आसानी से। प्रमोटर के बारे में मतलब उन्नायक या प्रमोटर, इसका मतलब समझ आना कि जीन अभिव्यक्ति के दौरान जो प्रमोटर जीन होती है, प्रमोटर जीन, ठीक है, वो क्या करती है, एक तरह से मतलब संदमन या कहें अपन संदमित, जो अनुवादन द्वारा क्या करती है, संदमित एमआरएनए का निर्माण करती है, तो उससे संदमित प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। यानी जीन अभिव्यक्ति को रोकने का काम कर रही है। जबकि टीआरएनए के बारे में आप लिख सकते हो, टीआरएनए में जो पॉइंट लिखी है लिख दो, ठीक है। टीआरएनए का डायग्राम बना दो, और टीआरएनए के जो डायग्राम के लूप होते हैं, डीएचयू लूप है, टी साइन सी लूप है, एंटीकोडन लूप है, ठीक है, या फिर जो वेरिएबल लूप है वो आप लिख सकते हैं उसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, और ये 19 क्वेश्चन है, ये है सेक्शन डी के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन डी के अंदर कितने शामिल है, 2 क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। कौन कौन से, 19वां और 20वां, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4-4 अंक का है, ठीक है ना। यानी सेक्शन डी के अंदर हमारे पास 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और दोनों में ही क्या है, ऑप्शन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए, ठीक है। 19 में देखो, निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। इसमें है, फर्स्ट है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, फर्स्ट है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। सेकंड है इसमें सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। यानी ये तो ये हो गया। दूसरा है इसमें अथवा के अंदर, दूसरा प्रश्न क्या है अपना, इसमें है मतलब जैसे पहला प्रश्न हो गया ना अपना, पहला प्रश्न तो हो गया भैया, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इसमें मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, कैंसरों के कारण निदान एवं उपचार लिखिए, कैंसर रोग के कारण निदान एवं उपचार लिखिए, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या है, देखो ये प्रश्न है आपके 19 में, ठीक है। अथवा में है, 19वां और 20वां प्रश्न जो है दोनों ही अथवा में आएंगे, ठीक है। अब पहला इसमें सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिख दो, या फिर सेकंड इसके कुछ ये ऊपर वाला कर दो या फिर नीचे वाला कर दो, कोई भी एक कर दो। तो ऊपर वाला देख लेते हैं अपन इसमें भी एक बार, ठीक है। तो 19 में आंसर नंबर 19 फर्स्ट, ठीक है, सहज हेडिंग वही डालनी है, सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। ये हेडिंग डालोगे आप, ठीक है ना, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, और फिर वैसे आप बीच में लाइन खींचोगे, ठीक है। और क्या लिख दोगे, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, और इसमें लिख दोगे इधर उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
ठीक है ना। अब देखो सहज प्रतिरक्षा, इसको सुन लो। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सहज प्रतिरक्षा जैसे हम बात करें कि सहज, ये तो जन्मजात होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, ठीक है ना। अर्थात अर्थात ये जनकों से जन्मजात ही संतति को प्राप्त होती है, संतति को प्राप्त होती है। पहली बात तो ये संतति को प्राप्त होती है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? जन्म लेने के बाद, ठीक है। ये क्या होती है? जन्म लेने के बाद या यूं कहें अपन जन्म, जीवों में विभिन्न टीकों, ठीक है, या औषधियों द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। यानी सहज प्रतिरक्षा क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा है ये। यानी जन्मजात प्रतिरक्षा अर्थात ये जनकों से जन्मजात ही संतति को मिलती है, और वो उपअर्जित यानी जन्म लेने के बाद में जीवों में विभिन्न टीके हैं, औषधियां हैं, या फिर अपन कहें भी जो टेबलेट वगैरह हैं, वो लेने के बाद उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। यानी जन्मजात यानी सहज को हम क्या बोलेंगे? जन्मजात ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करें कि सहज प्रतिरक्षा जो होती है अपनी, ठीक है ना। सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो याद रखनी पड़ेगी कि भाई सहज जन्म मतलब जनकों से मिली है, ठीक है, और जनकों से मिली है तो यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है ना, जैसे हम बात करें कि यह वंशानुगत हो गई, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि यह क्या होती है? वंशानुगत होती है, जबकि वो तो जन्म लेने के बाद मिलती है ना, इसलिए क्या होती है? ये वंशानुगत नहीं होती है ये, ठीक है ना, यानी संतति में नहीं आएगी जनकों से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो सहज प्रतिरक्षा जो होती है, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, इसको किसी संक्रमण द्वारा या टीके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसे किसी संक्रमण या टीके द्वारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जबकि इसे विभिन्न टीकों या औषधियों द्वारा या संक्रमण द्वारा, इन्फेक्शन द्वारा, अभी कोविड चला था तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जो वैक्सीन दी गई थी, उन वैक्सीन के अंदर क्या थे? कोरोना वायरस के घटक थे, और उन कोरोना वायरस के घटकों से क्या वो डाले गए ब्लड के अंदर, इन्फेक्शन किया गया, और उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया गया। यानी ये तो क्या है? मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा हो गई एक तरह से, यानी संक्रमण करके उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और ये बिना संक्रमण के, जैसे त्वचा है, अब त्वचा में जन्म से ही मिली है, ये तो है नहीं कि भी बाहर जन्म लेने के बाद में आगे फिर ये त्वचा बना दो इसके लिए, ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो हम बोले कि ये संक्रमण या टीके द्वारा नहीं मिलती है, जबकि ये मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें अगला जो आता है इसका मतलब सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है, आप क्या करेंगे? जैसे सहज और उपार्जित कर दिया ना, इसके बाद आप वापस वही 2 लाइन छोड़ेंगे अपनी, और 2 लाइन छोड़ने के बाद में वापस हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 लाइन छोड़ने के बाद सेकंड लिखेंगे आप इसका, ठीक है ना। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे, और वापस वही बीच में लाइन खींचेंगे, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा लिखेंगे इधर, सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और यहां लिखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, यानी पैसिव इम्यूनिटी। अब लोग सक्रिय प्रतिरक्षा कौन सी होती है? वह प्रतिरक्षा
जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा। ये क्या होती है, मतलब व्यक्ति में टीके या संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है, संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि ये प्रतिरक्षा ये रेडीमेड एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों से या प्रतिरक्षी से उत्पन्न होती है, ठीक है। पूर्व निर्मित प्रतिरक्षा, रेडीमेड एंटीबॉडी जो होते हैं, रेडीमेड बने बनाए, ठीक है, उनके द्वारा। अब देखो सक्रिय प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा यानी जनकों से संतति को नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। जबकि ये जो प्रतिरक्षा होती है, ये जनकों से संतति को प्राप्त होती है, जैसे देखो IgG प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है ना। जैसे हम लिखें IgG तो किसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। और IgA किसमें मिलता है, कोलोस्ट्रम में, ठीक है, कोलोस्ट्रम द्वारा, तो ये मिलता है। तो ये तो बनी बनाई एंटीबॉडी है जो जनकों से संतति को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा में जो एंटीबॉडी होगी या प्रतिरक्षा जो होगी, वो जनकों से संतति को नहीं मिल रही, ठीक है ना। फिर लिखना सक्रिय प्रतिरक्षा, इसका जो प्रभाव होता है, वो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में धीरे होता है, ठीक है। जबकि इसका प्रभाव प्रारंभ में क्या होता है, तीव्रता से हो जाता है, प्रारंभ में क्या होता है, तीव्रता से होता है। दूसरा नेक्स्ट अगर लिखें आप, तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं भैया, मतलब एंटीबॉडी डाली गई है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी डाली गई है तो सीधी सी बात है, वो उसका प्रभाव क्या होगा, तीव्रता से, तो कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न हो भी सकता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ये सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती हैं, ये विभिन्न संक्रमणों में सहायता करती हैं, विभिन्न संक्रमणों में सहायक होती हैं, ठीक है। जबकि ये विशिष्ट संक्रमणों में सहायता करती हैं, विशिष्ट संक्रमणों में ही दी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें भाई, जैसे टिटनस है मान लो, या फिर कोई काला सांप काट ले, ठीक है, उस समय तो विशिष्ट संक्रमण जो होंगे, विशिष्ट संक्रमण उत्पन्न, उनमें ही क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। जबकि ये तो विभिन्न संक्रमणों में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, स्मृति युक्त होती है, ठीक है ना। ये प्रतिरक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा स्मृति युक्त होती है, ठीक है। जबकि ये प्रतिरक्षा जो होती है, वो स्मृति युक्त नहीं होती। अब एक टिटनस हो गया, मान लो किसी को एंटीबॉडी डाल दी, ठीक है, कुत्ते ने काट लिया तो एंटीबॉडी डाल दी हमने, इसका मतलब सांप ने काट लिया तो एंटीबॉडी डाल दी हमने, इसका मतलब यहाँ स्मृति काम नहीं करी, मेमोरी सेल्स काम नहीं कर रही, जबकि इसमें स्मृति कोशिकाएं काम कर रही हैं। दूसरा, इसके अंदर जो द्वितीयक प्रतिवेदन होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द्वितीयक प्रतिवेदन अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है, अधिक प्रभावशाली होता है। जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर जैसे प्राथमिक प्रतिवेदन यानी प्रथम बार जब एंटीजन गया और प्रथम बार जैसे एंटीबॉडी डाले, जैसे काम कर रहे हैं, दूसरी बार भी वैसे ही काम करने हैं उनको, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है, इसमें तो क्या करते हैं भाई, बने बनाए एंटीबॉडी डाले जाते हैं, यानी लेब में बने हुए एंटीबॉडी और वो बॉडी के अंदर डाले जाए, तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है।
जो कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके अंतर लिख सकते हैं। फिर इसमें आता है मेटास्टेसिस क्या है, तो मेटास्टेसिस देखो, जो दुर्दुम अर्बुद या मैलिग्नेंट ट्यूमर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का रक्त द्रव्य या यूं कहें अपन शारीरिक द्रव्यों द्वारा, है ना, शारीरिक द्रव्यों द्वारा या यूं कहें अपन जो अपने सर्कुलेटरी जो सिस्टम के अंतर्गत मिलने वाले जो फ्लूइड हैं, ठीक है ना, सिलोमिक फ्लूइड जिनको हम बोल सकते हैं देह रूहीय द्रव्य, ठीक है ना, रुधिर है, लसिका है, उनके द्वारा दुर्दुम अर्बुद या मैलिग्नेंट ट्यूमर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या, कैंसरों के कारण अनेक सारे हैं, जैविक कारण, भौतिक कारण, रासायनिक कारण, ठीक है, या प्रदूषण, ठीक है, उनके द्वारा उत्पन्न हो सकता है। निदान सकता है, तो अपन करें बायोप्सी करते हैं, या एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, कैंसर का पता लगा देते हैं कि भी कैंसर है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर उपचार करते हैं। अब उपचार के अंदर भी हम क्या करते हैं, जैसे अपन कीमोथेरेपी करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जरी हालांकि सामान्य उपचार है इसका, जो कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके अंदर काम मिल जाता है। बाकी कीमोथेरेपी वगैरह है, ठीक है, या रेडिएशन द्वारा है, एक्सरे है, गामा किरणें है, वो डाल करके, ठीक है, या कुछ जो रासायनिक पदार्थ हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, उनके द्वारा उपचार करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने इस जो मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है अपना, वो देखो अपना जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है, इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है अपना, या इकोलॉजी, ठीक है, उसमें से दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके स्वास्थ्य वाले चैप्टर से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से है, और एक प्रश्न जो है वो आपके दिया गया है इकोसिस्टम या इकोलॉजी से दिया गया है। ठीक है, तो इकोसिस्टम या इकोलॉजी के अंदर जो प्रश्न है, ठीक है, हालांकि उसके अंदर तो सरल प्रश्न होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, फिर भी इसको देख लेते हैं, पर इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मॉडल पेपर के, वो सारे के सारे ये मान लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट बेस्ड हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लूप्रिंट बेस्ड पेपर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखिए इन पर। फर्स्ट है इसमें खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। फर्स्ट है इसका खाद्य श्रृंखला, फूड चेन एवं खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य जाल, ये हो गया। सेकंड है इसका उत्पादन एवं अपघटन, उत्पादन एवं अपघटन, ये है। ठीक है, इसी का अथवा में एक और क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब 16, 17, 18, 19 और 20 ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अथवा में प्रश्न मिलना है, वहां कोई एक प्रश्न करना होगा आपको, सभी नहीं करने हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, पिरामिड क्या है। ठीक है, जैव भार एवं जैव संख्या की पिरामिड को समझाइए। जैव भार एवं जैव संख्या के पिरामिड को, जैव संख्या के पिरामिड को समझाइए, पिरामिड को समझाइए, समझाइए। अब देखो इसमें भी आपको एक प्रश्न करना है, जैसे मान लो ये देख लेते हैं अपनी पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, तो आंसर नंबर 20। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड की आपको डेफिनेशन लिखनी है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं मतलब अपनी इच्छा अनुसार
कि देखो पारिस्थितिकी पिरामिड एक पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला जो होती है, ठीक है, एक पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होती है, ठीक है, और इसमें उत्पादक से उपभोक्ता के जो सोपान हैं, ठीक है, उन सोपानों को अगर हम एक निश्चित स्तूप या पिरामिड के रूप में ग्राफ या निरूपण जब करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि पारितंत्र में उपस्थित खाद्य श्रृंखला के सोपानों जैसे या स्टेप, सोपान यानी स्टेप, जैसे उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को एक निश्चित ग्राफीय निरूपण उपभोक्ताओं का एक निश्चित ग्राफीय निरूपण प्रदर्शन जिससे एक स्तूपाकार संरचना बनती है, ठीक है, उसे पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि पारितंत्र में जो भी खाद्य श्रृंखला होती है, उस खाद्य श्रृंखला के जितने स्टेप हैं, उन स्टेप को आप क्या करेंगे, जैसे मतलब प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जो पार्ट है, उनको आप क्या करेंगे, जब ग्राफ निरूपण करते हैं तो एक स्तूपाकार यानी पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि इनको चार्ल्स एल्टन ने बताया था, इसलिए क्या बोलेंगे, इनको एल्टोनियन पिरामिड बोल सकते हैं अपन, ठीक है। देखो पिरामिड या स्तूप, पारिस्थितिकी स्तूप, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड यानी आप ये देख लो कि जो भी मतलब उत्पादक है, फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है, उन सभी को जब हम एक मतलब स्तूप या पिरामिड के रूप में जब शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। अब यहां पर देखो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, परिभाषा लिखी, जैव भार और जैव संख्या की पिरामिड को समझाइए। अब देखो जैव भार इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि जैव भार के पिरामिड यानी पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ठीक है। तो जैव भार की पिरामिड, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैव भार, ठीक है, यहां पर आपको खाद्य श्रृंखला में उपस्थित, देखो समझा देता हूं मैं इस चीज को, यहां पर क्या करना पड़ेगा, खाद्य श्रृंखला में उपस्थित विभिन्न जीवों के भार या वजन का निरूपण किया जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मतलब खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जो विभिन्न जीव हैं, उन जीवों के भार या वजन का निरूपण करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, ठीक है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, उनके वजन पर आपको देखना है। अब कोई भी खाद्य श्रृंखला है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो स्थलीय या वृक्ष पारितंत्र के जैव भार या जीव भार के पिरामिड सीधे बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
दूसरा, जो जलीय पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र के जो पारितंत्र के जैव भार के पिरामिड वो उल्टे बनते हैं, पिरामिड उल्टे बनते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर जैव भार का पिरामिड अपन बनाते हैं, एक तो स्थलीय पिरामिड और एक जलीय पारितंत्र का पिरामिड। ठीक है, तो देखो इसमें स्थलीय पिरामिड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो पिरामिड बनाओ ना, जैव भार के पिरामिड बना रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बताया कि उस खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन घटकों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यानी जैव भार, उनका वजन वो ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा उत्पादक कहाँ रखे जाते हैं, आधार में रखे जाते हैं, उत्पादक हमेशा आधार में रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला है अपना जैव भार के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड्स। ठीक है ना, या पिरामिड्स ऑफ बायोमास। अब आपको क्या करना है, एक स्थलीय पारितंत्र या घास का मैदान, घास के मैदान, ठीक है ना, घास के मैदान की बात कर लो या अपन कहें किसी वृक्ष पारितंत्र की बात कर लो। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करता हूं वृक्ष पारितंत्र, पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वृक्ष पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला बनानी पड़ेगी। तो इसकी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष के बाद में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पक्षी, पक्षियों के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, परजीवी। ठीक है, पक्षियों के अंदर रहने वाले परजीवी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब आपको क्या करना है, आधार में हमेशा उत्पादक रखे जाते हैं। अब भार देखो इनका, जैव भार में मैंने क्या बताया कि उस मतलब खाद्य श्रृंखला में जो भी घटक है उनमें उपस्थित भार या वजन को ध्यान में रखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, भार या वजन उत्पादकों को आधार में रखो, तो वृक्ष में भार सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे प्रोड्यूसर यानी वृक्ष। फिर उसकी तुलना में जो पक्षी रहते हैं इस पर, उनमें भार कम है। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और प्राइमरी पक्षियों पर रहने वाले जो परजीवी हैं, ठीक है, उनमें भार सबसे कम है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वृक्ष या स्थलीय पारितंत्र में जो भी जैव भार के पिरामिड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। अगर मान लो ये तो हो गया वृक्ष पारितंत्र का, मान लो। ठीक है, अगर मान लो मैं जलीय पारितंत्र की बात करूं, जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड, तो जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है भाई, इसमें बनता है उल्टा बनता है। ठीक है ना, तो जलीय पारितंत्र से मान लो पादप पलवक है ना, फाइटोप्लैंक्टन पादप पलवक हैं, फिर जंतु पलवक हैं। ठीक है, फिर मान लो छोटी मछलियां हैं, ठीक है, और फिर मान लो बड़ी मछलियां। ये जलीय पारितंत्र क्या हो गया, एक मतलब श्रृंखला होगी। अब देखो यहां पर भी आप क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स यानी T1, ठीक है, T2, T3 और T4, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यहां पर ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब यहां आपको मैंने बताया कि जैव भार का जब पिरामिड बनाना हो आपको, तो आप हमेशा भार या वजन देखेंगे। अब देखो इसमें आधार में किसको रखना है, आधार में उत्पादकों को। तो ये लो आपने उत्पादक बना दिए, यहां ये मान लो आपने उत्पादक बना दिए। ठीक है, अब उत्पादकों में क्या है, पादप पलवक, इनका भार कम है जंतु पलवकों की तुलना में, तो जंतु पलवकों का भार क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फिर छोटी मछलियों का भार उनसे भी ज्यादा है भाई, जंतु पलवक की तुलना में।
फिर बड़ी मछलियों का वजन छोटी मछलियों से ज्यादा है, तो ये क्या बन गए, ये बन गए जैसे मान लो पादप पलवक, ठीक है, पादप पलवक, ये क्या हो गए, जंतु पलवक, ये क्या होगी, छोटी मछलियां, ठीक है, और ये क्या होगी, बड़ी मछलियां, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जलीय पाइतंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा, जबकि वृक्ष पाइतंत्र या स्थलीय पाइतंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है, सीधा बनता है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, कोई पिरामिड बनाओ, चाहे ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधे बनते हैं हमेशा, ठीक है, बाकी जैव संख्या है, जैव भार है, इनका जब भी कोई पिरामिड बनाना हो तो आपको उत्पादकों को आधार में ही रखना है, ठीक है ना। अब मान लो इसमें अपन सेकंड बात कर ले यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लो सेकंड बात कर ली मैंने कि जैव संख्या की पिरामिड, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ बायो नंबर, ठीक है, जैव संख्या के पिरामिड, तो आपको इसमें सेम बातें रहेंगी, सेम बातें क्या रहेंगी, पिरामिड कैसे बनते हैं वो सेम रहेगा, श्रृंखला बनानी है, पिरामिड बनाने हैं। अब इसमें देखो पिरामिड ऑफ बायो नंबर या नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप में किसी भी खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र की कोई भी खाद्य श्रृंखला है, उसमें उपस्थित जीवों की संख्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी जब खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों की संख्या को ध्यान में रखकर पिरामिड बनाए जाते हैं, तो उसे जैव संख्या के पिरामिड बोलते हैं, जैव संख्या के पिरामिड्स बोलते हैं, पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है ना। यहां आपको क्या रखनी पड़ेगी, आपको संख्या को, जीवों की संख्या को ध्यान में रखना है, जीवों की संख्या को ध्यान में रखना है। और अगर आपने जीवों की संख्या ध्यान में रख ली है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि आप पिरामिड बना सकते हैं। मैंने बोला आधार में क्या रखना है, उत्पादक। अब मान लो मैं कहूं कि वृक्ष पारितंत्र है, अब वृक्ष पारितंत्र में जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है, क्यों, उत्पादक में पेड़ रखना है। अब संख्या, पक्षियों की संख्या ज्यादा है तो इनकी संख्या ज्यादा बना दो आप, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसी को बना देता हूं, ठीक है, वृक्ष पारितंत्र में, ठीक है, जैव संख्या, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, संख्या आधार में वही वृक्ष रखेंगे, ठीक है, ये वृक्ष कर दिया। अब इस पर उपस्थित जो पक्षी हैं उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, तो आप इनको ज्यादा बड़े आकार में दर्शाएंगे, तो ये पक्षी हो गए, ठीक है, और पक्षियों पर उपस्थित जो परजीवी हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा है, तो ये परजीवी हो गए। तो उल्टा बन गया ना, वृक्ष पारितंत्र में जैव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, इनवर्टेड पिरामिड उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मान लो पिरामिड आप बनाएं, ठीक है, तो पिरामिड बनाने में मूलभूत बात क्या रखनी है आपको ध्यान में, एक तो उत्पादकों को हमेशा आधार में रखना है, एक बात, दूसरी बात क्या रखनी है कि जो पिरामिड पूछ रहा है जैव संख्या का पूछ रहा है, तो आपको खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों की संख्या ध्यान में रखनी है। जैव भार का पूछ रहा है तो आपको खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों में वजन कितना है, उस वजन को ध्यान में रखना है। अब खाद्य श्रृंखला कौन सी बनाते हैं वो डिपेंड करता है, भाई चारण खाद्य श्रृंखला है, अपरद खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, या अपन कहें कि भाई जो एक तरह से परजीवी खाद्य श्रृंखला है, वो श्रृंखला कौन सी बनाते हैं। तो श्रृंखला आपको इस प्रकार से बनानी है, ऐसे पिरामिड बनाते समय कि जो इजी हो, आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो ये तो थे अपने मॉडल पेपर के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रही है, कमी रही है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे भी अनेक मॉडल पेपर आपके मतलब पास हम लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं, मित्र में हैं या मित्र मंडली में हैं, जो 12वीं क्लास में अब की बार एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मतलब एक तरह से अपने भी मतलब बड़ी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या जिनको ऐसे लगे कि भाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो जो बच्चे हैं अपने पास वाले जितने भी हैं रिश्तेदारों में जितने बच्चे हैं उनको इस चैनल को बताएं
उनको मॉडल पेपर जो देखने के लिए अवगत करवाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।